गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक पिछली क्लास तक मैं आपको क्या बताया था? पदार्थ, उसके बाद द्रव्य। अब उसके आगे चलेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं पहले से लिख रखा हूँ टाइम बचाने के लिए, जिससे कि आपका समय की बचत हो। बस समझाते हुए मैं चलूँगा, थोड़ा सा समझना है। और एक बात, ये सारे के सारे नोट्स आपको मैं अपना टेलीग्राम पे मैं डाल रहा हूँ PDF बना के, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ है। उसे डाउनलोड कीजिए और उसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में उतारिए, उसको रिवीजन करते रहिए बार बार। अभी तक जो मैं पिछला क्लास बता रखा हूँ सारे को रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, ठीक है, तभी आगे समझ में आएगी। साइंस है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि साइंस में जब तक पीछे की बात आपको याद नहीं होगी कहानी की तरह, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप खुद सोचिए, कोई कहानी आप मूवी देख रहे हैं, यदि कोई मूवी आप 1 घंटा देख लिए, ठीक है, फिर बोलेगा कि उसको 1 साल बाद देखने के लिए, और संजोग से वो 1 घंटा कहानी आप भूल चुके हैं, तो क्या आपको आगे समझ में आएगा? अच्छा लगेगा देखने में? नहीं लगेगा ना। सेम वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसको नहीं छोड़ना है, किसको? रिवीजन को। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं पदार्थ की भौतिक प्रकृति। जब भौतिक प्रकृति क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, जैसे कि मैं कहूँ कि आपकी प्रकृति क्या है, आप किस टाइप के हैं, नहीं होता कि किस टाइप का है, वो जो टाइप होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकृति। उसी तरह से पदार्थ की भौतिक प्रकृति, भौतिक मतलब उसकी बनावट, यानी कि उसको अच्छी तरह से देखना। ठोस होता है कि द्रव होता है, उसके कण कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। अभी जो मैं बताऊंगा ना, तो आप उनसे अंदाज़ा लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए भौतिक आपके लिए न्यू चीज़ है, प्रकृति भी आपके लिए न्यू चीज़ है, लेकिन प्रकृति मैं आपको समझा दिया। अब समझना क्या है? भौतिक। ये जो जितना चीज़ मैं बता रखा हूँ ना, जो बताने जा रहा हूँ, वो सब क्या है? इसकी भौतिक प्रकृति में आता है। आगे जब भी यूज आए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब गुण क्या कहलाते हैं? भौतिक प्रकृति, ठीक है। चलिए देखते हैं पदार्थ की भौतिक प्रकृति। कहने का मतलब कि किस टाइप की, किस तरह का होता है, यानी किस तरह से बना होता है वो, ठीक है। उसकी बनावट क्या है, संरचना क्या है। कोई भी पदार्थ, आपको पहले बता रखा हूँ, कोई भी पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना। मैं जितना बता रखा हूँ ना आपको पहले बेसिक में, सारे रिपीट होगा, सारे को जोड़ के मैं बताऊँगा। इसलिए 1 से लेके 5 नंबर क्लास तक आपको तो रटा हुआ होना चाहिए, मुंह पे बिल्कुल अच्छी तरह से समझा हुआ, ठीक है, जो मैं पहले बता रखा हूँ। क्या है? पदार्थ कणों का बना होता है, पहले भी बताए थे हम। पदार्थ कणों का बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। बताए थे ना, पाउडर वाला परिभाषा दिए थे, उसका लास्ट कण देखे थे ना। अब उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है ना। कोई भी पदार्थ क्या होता है? कणों का बना होता है। कण मतलब छोटे छोटे कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। एक होता है छोटा, एक होता है सूक्ष्म। छोटा हम तब बोलेंगे जबकि हम उसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। सूक्ष्म हम तब बोलते हैं जबकि हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से, ऐसे जैसे कोई चीज़ रखा हुआ हो तो नहीं देख पाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सूक्ष्म। यानी कि बहुत छोटा होता है, बहुत, इतना कि हम अपनी आंखों से सीधी तरह से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। उसमें लेंस लगा होता है, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ये सब आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। बस इतना समझना है, सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तु को देखा जाता है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, जिससे मिलकर पदार्थ बनता है। अब देखिए, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, ये पदार्थ है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हमें क्या लगता है, इसका जो छोटा छोटा कण जो है ना, बिल्कुल ही स्थिर रहता होगा, थोड़ा सा भी नहीं हिलता होगा। गलत है। इतना सूक्ष्म होता है ना वो, कि अपने जगह पे हल्का 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 कंपन करते रहता है अपने जगह पे। ये ठोस है तो अपने जगह पे कंपन करेगा, कहीं भागेगा नहीं, उसी जगह रहेगा। लेकिन जहाँ पे है वो अपने स्थिति में, ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या करेगा? हल्का हल्का कंपन करता रहेगा। जैसे देख लीजिए, कोई पदार्थ है, इसका कोई भी कण इसी जगह क्या होगा? कंपन करता रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? मान लीजिए बड़ा बिंदु में दे दिया, एक कण है, ये क्या होगा? अपनी जगह पे ऐसे ऐसे कंपन करते रहेगा, या फिर ऐसे ऐसे कंपन करता रहता है, ठीक है। किसमें? ठोस में। और द्रव में इससे ज़्यादा कंपन होता है,
इसका कितना, मान के चलिए ये इतना बड़ा था ना, उसमें इतना बड़ा कंपन करेगा। और गैस में पूरा एकदम से वो कभी एक कण कभी उधर उड़ेगा, कभी उधर जाएगा उड़ के, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, यानी कि वो स्थिर गैस में नहीं होता है। द्रव और ठोस में क्या होता है? द्रव में क्या होता है ना, जो द्रव तो बताए थे ना पहले, मैं बार बार नहीं बताऊंगा द्रव क्या होता है, पहले बता रखा हूँ, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। द्रव में जैसे जल हो गया ना आपका पानी, तो उसमें क्या होता है ना, कण अपने जगह पे थोड़ा ज़्यादा कंपन करता है, ठीक है ना। ठोस में उससे कम कंपन करता है, गैस में इतना ही ज़्यादा कंपन करता है ना, वो अपने जगह पे स्थिर रह ही नहीं पाता, ठीक है। बात को समझना है। और एक चीज़, यदि कोई ठोस है, ठोस पदार्थ है, इसमें यदि हम ऊर्जा देंगे, कौन सी ऊर्जा? हीट ऊर्जा, यानी कि इसको हम गर्म करेंगे, इसके जो कण है ना और ज़्यादा कंपन करना शुरू कर देगा, यानी कि पहले की तुलना में ज़्यादा कंपन होगा। यदि हम इसको ठंडा करेंगे तो पहले की तुलना में कम कंपन करेगा। गर्म करने से क्या होता है, उसका कणों की जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, गतिज मतलब जो कंपन करते हैं, गति में आता है ना, तो बताए थे ना, जो गति में रहेगा उसके कारण कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होगा? गतिज ऊर्जा। तो क्या होगा, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखते होंगे, कोई बोतल देखें हैं, कोई बोतल मान चलिए कोई शीशा का या कोई बोतल है, ढक्कन है, लोहे का अगर दी वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, ढक्कन लगा हुआ है, घुमा घुमा के जो लगाते हैं, यदि वो नहीं खुलता तो उससे पहले गर्म करते हैं। क्यों गर्म करते हैं? इसलिए गर्म करते हैं, उसके कणों की जो क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है, कंपन ज़्यादा करने लगता है। कंपन ज़्यादा करने से थोड़ा सा फैल जाता है वो, ठीक है ना। जब थोड़ा फैल जाएगा तो आराम से वो खुल जाता है, ठीक है ना। देखिए, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण अपनी जगह पे अनवरत, अनवरत का मतलब क्या हुआ? कभी इधर कभी उधर, दायां बायां, कभी ऊपर नीचे, कभी ऐसे ऐसे, लेकिन अपनी जगह पे ही रहेगा वो, कहीं उससे हिलेगा नहीं। किसमें? ठोस में। लेकिन द्रव में भी अपने जगह पे रहेगा, लेकिन गैस में क्या होगा? जहाँ तहाँ घूमता रहेगा। सब बताएंगे, एक एक करके, ठोस को बताएंगे, द्रव बताएंगे, गैस बताएंगे, ठीक है ना। सबका अपना अपना गुण बताएंगे। पहले आपको पदार्थ के विषय में समझना है, ठीक है ना। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अभी बताया था ना मैं, यदि पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी कंपन करने की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी, जिससे कणों का वेग बढ़ जाता है। वेग बताया था मैं, वेग क्या होता है? जब वो 1 सेकेंड में मान के चलो कि 1000 बार कंपन करता था, तो अब क्या होगा? 1 सेकेंड में 1500 बार कंपन करेगा। समझ रहे हो ना? वेग बताया था ना, 1 सेकेंड में जितना विस्थापित होगा, विस्थापित ना, इधर से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, बताए थे, ठीक है ना। वो सबको ध्यान से रिवीजन करना है। मैं इसलिए पहले आप लोग को बेसिक कवर किया था। बिना बेसिक का मैं जितना भी टीचर को देखा ना, मैं यूट्यूब में वीडियो डालने से पहले, आप लोग को पढ़ाने से पहले, मैं यूट्यूब का सारा केमिस्ट्री का क्लासेस देखा। मैं एक ही चीज़ पाया कि कोई अगर साधारण बच्चा, यानी कि जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, उसको केमिस्ट्री समझना बहुत ही कठिन होगा। अब जो कि सुखी संपन्न घर से हैं, शुरू से अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, वेग क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, मतलब अच्छी तरह से पढ़ते हुए आया है, उसके लिए तो ईजी है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा गौर किया कि जो बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो देश में जो बच्चों की क्या बोलते हैं, पढ़ने वालों की संख्या है, वो भी हिंदी मीडियम में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम की तुलना में। तो इसलिए मैं सोचा कि उन गरीब बच्चों, यानी कि जो कि सही से पढ़ नहीं पाया हो, यानी कि जो पढ़ना चाहता हो लेकिन नहीं पढ़ पाता हो। अब मान के चलिए मैं आपको एक एक चीज़ को वेग नहीं बताया होता, बीच में वेग आता, तो हटाओ यार, समझ में नहीं आता, कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा कोई, पढ़ना ही नहीं चाहिए, इच्छा ही नहीं रखेगा। इसलिए मैं एक एक शब्द पे गौर करता हूँ कि आपको कहीं समझ में ऐसा क्या समझ में नहीं आए, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आए, कहीं मेरे बताने के बावजूद भी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका एक अलग क्लास, सारे कमेंट को कलेक्ट करके एक अलग क्लास, डाउट क्लास में ले लूँगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कणों का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? वेग बढ़ जाता है, यानी कि 1 सेकेंड जहाँ पहले 1000 बार कंपन होता था, अब क्या होगा? 1500 बार कंपन होगा। देखिए अब चौथा पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। देखिए, कोई भी पदार्थ कणों का बना होता है, वो जो कण है आपस में जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है? कोई तो बल कार्य करता होगा, कोई तो खींच के रखता होगा, जोड़ के रखता है ना, तभी तो चिपका हुआ रहता है। मान के चलिए पदार्थ है, ये कैसे चिपका हुआ है, समझ रहे हैं ना?
इसके बीच में कोई ना कोई कणों के बीच में बल लग रहा है, उस बल को क्या बोलेंगे हम? अंतरानुक आकर्षण बल। ठीक है ना, जो दो कणों के बीच में जो जो पकड़ के रखता है उस बल को हम क्या बोलेंगे? अंतरानुक आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। अणुओं के बीच, यानी क्या बोलते हैं, कणों के बीच क्या करता है? आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे हम क्या कहते हैं? अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। चलिए देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आप सोचिए, कोई भी कण होता होगा तो गोलाकार होता होगा, होता ही है, गोलाकार हो, थोड़ा सा इधर उधर जो भी हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लिक्विड टाइप का तो है ही नहीं। अब मान के चलिए आप इतना बड़ा बड़ा गोला ले लीजिए, ठीक है, गुल्ली देखें, कंचा खेलने वाला, खेलें कभी? नहीं खेलें? खेले होंगे तो पता होगा, ठीक है ना। कंचा शीशा का ना होता है गोला, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग गुल्ली बोलते हैं। उस गुल्ली को जमा कीजिएगा, ठीक है। कोई पदार्थ का कण क्या होता है? गोलाकार होता है, जो छोटा छोटा क्या होता है? गोलाकार होता है। उस गुल्ली को जमा कीजिएगा, यानी कि गोले को, छोटे छोटे कंचे को जमा कीजिएगा एक जगह। देखिएगा कि मान लीजिए कोई एक बर्तन ले लीजिए, एक गिलास ले लीजिए, ठीक है, गिलास में कंचे डाल दीजिएगा। गिलास में तो कंचा भर गया, लेकिन फिर भी उसमें खाली जगह बच जाता है। कहाँ पे? मान के चलिए कोई, जैसे देख लीजिए, एक कंचा हुआ, दो कंचा हुआ, तीन कंचा हुआ, इसके ऊपर जो रखेंगे ये जगह बचेगा, ये जगह बचेगा, ये जगह जो बच रहा है, अगर आप उसमें पानी डालोगे ना, फिर गिलास में कंचा डालने और फिर भी पानी चला जाएगा। क्यों? ये खाली जगह हो जाता है, खाली जगह को भरने के लिए पानी जाएगा, उसमें जा रहा है ना। तो वही हुआ, इसी रिक्त स्थान, उसी तरह से पदार्थ का जो कण होता है ना, इसी तरह से बना होता है, एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है और बीच में कुछ खाली जगह होता है। उसको क्या बोलते हैं? अंतरानुक स्थान। क्या बोलते हैं? अंतरानुक स्थान। ठीक है ना, ध्यान रखना है। इस रिक्त स्थान को क्या बोलेंगे? अंतरानुक स्थान। ठीक है, तो ये थी क्या, ये सब क्या थी? पदार्थ की भौतिक प्रकृति। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नया लगा होगा तो आपको थोड़ा सा अंतरानुक स्थान याद रख लेना है, अभी ही रट लेना है, मन में बैठा लेना है कि उसको अंतरानुक स्थान बोलते हैं। जो कणों के बीच में जो गैप बच जाता है ना, उसको क्या बोलेंगे? अंतरानुक स्थान। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा पदार्थ की भौतिक प्रकृति, उसकी बनावट, संरचना, उसके अंदर क्या गुण है पदार्थ का, उसको मैंने देखा, ठीक है। अब देखिए पदार्थ का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब अलग करना, कितने भागों में उसको रखा गया है, ठीक है। हमारे चारों ओर पदार्थ विभिन्न रूप में पाए जाते हैं। हमारे चारों ओर जो है पदार्थ विभिन्न रूप में पाए जाते हैं। किसी को देखते होंगे ठोस होता होगा, कोई पानी की तरह ना, तो बहने वाला गुण होता होगा, यदि कहीं नीचे रख दीजिएगा तो बह जाएगा, नहीं बहेगा। जैसे नदी में देखते हैं ना, पानी इधर से उधर बहती रहती है। और कुछ ऐसा होता है गैस, जैसे वायुमंडल में हवा, ठीक है ना। तो तीन, देखिए हमारे चारों ओर जो विभिन्न रूप में कौन कौन से रूप में पाए जाते हैं? ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। सबसे पहले हम ठोस को लेके चलेंगे, उसके बीच विषय में गहन अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? गहन अध्ययन। उसकी छोटी छोटी बातों को, सारे बातों को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले किसको? ठोस को, फिर द्रव, फिर गैस। ठोस क्या होता है? क्यों, देखिए आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, यदि आपको ये पता ना हो कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, उसके क्या गुण है, उसकी क्या प्रकृति है, तो आगे कैसे पढ़ोगे? उसमें तो पदार्थ का ही अध्ययन करते हैं ना। चलिए देखिए, ठोस। ठोस पदार्थ में अंतरानुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है। अभी बताया था ना जस्ट पहले उसकी प्रकृति में। ठोस पदार्थ में क्या होता है? उसका जो कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है ना, काफ़ी मजबूत होता है। क्या होता है? काफ़ी मजबूत होता है, जिससे पदार्थ के कण एक दूसरे के काफ़ी निकट रहता है। जिससे क्या होता है? मान के चलो कोई जबरदस्त तरीके से खींच के सटा के रखेगा तो क्या होता है? उसके काफ़ी निकट रहेगा, तथा वे मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं। जिससे क्या होता है? मजबूती के साथ परस्पर बंधे रहते हैं, ठीक है ना। जिससे पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकता। अब मान के चलिए जो कस के पकड़ा हुआ हो तो स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर पाएगा? कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ नहीं कर पाता है। किसके अंदर? ठोस के अंदर। किसका? उसका कण। हाँ, वे अपने विराम के मध्य स्थान में, बताए थे ना, उसके विराम जहाँ वो रहता है, विराम के मध्य स्थान में
स्वतंत्र रूप से कंपन कर सकते हैं। ठीक है, ये ठोस के विषय में थोड़ा सा ओवरव्यू था। ठीक है, अभी जो आपने पढ़ा सेम वही चीज़ है, लेकिन वो क्या था, पॉइंट वाइज डिटेल से बताया गया था, उसको एक अच्छी तरह से ना कहानी के रूप में थोड़ा सा परिभाषित किया गया है। ठीक है ना। तो अब ठोस पदार्थ का गुण देखते हैं। ठीक है, इसका क्या गुण है, किसका, ठोस का, उसके बाद फिर किसका बताएंगे, द्रव का, फिर गैस का। ठीक है ना। तो पहले इसका गुण देखने से पहले मैं कुछ बोले थे, बीच में हमको ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें इसको लिखते समय उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको पहले बता रखा था, बीच में कहीं ऐसे वर्ड आएंगे, ऐसे चीज़ समझने वाली आएगी जो बेसिक की तरह काम करेगा, तो मैं आपको उसका बेसिक का घूंट पिलाता रहूँगा। ठीक है, तो बारी आ गई, चलिए देखते हैं। तो आपका बेसिक का घूंट था, एक शब्द मैं देखा कहाँ पे, यहाँ द्रवणांक और क्वथनांक। पहले द्रवणांक क्या होता है वो समझ लीजिए, जिसको पता नहीं है वो समझ में आ जाएगा। देखिए, द्रवणांक और क्वथनांक ध्यान रखिएगा। कोई भी ठोस पदार्थ है ना, जैसे कि ठोस पदार्थ को ठोस कब बोलेंगे, किसी द्रव पदार्थ को द्रव कब बोलते हैं, किसी को जो कोई गैसीय पदार्थ होता है उसको गैस कब बोलते हैं, वो कमरे के ताप पे बोलते हैं। कोई भी पदार्थ, लगभग सभी पदार्थ, एक बात याद रखिएगा, साइंस में एक वर्ड होता है अपवाद। ठीक है, अपवाद हर जगह चलता है। अपवाद का मतलब ये होना चाहिए लेकिन वो नहीं होता। अपवाद का मतलब क्या होता है, ये होना चाहिए, यानी कहता है कि जितना भी इंसान होता है सब मरता है, कुछ ऐसे इंसान कई होंगे जो कि आज तक क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे सारे इंसान है ना 100 साल के अंदर मर जाते हैं, जितना भी मानव पैदा लिया है धरती पे, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद के तौर पे जो 100 साल से ऊपर भी चले जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, अपवाद। जैसे मैं भी क्या कहने वाला हूँ कि जितने भी पदार्थ हैं सारे तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। आप भी सोच रहे होंगे कैसे बोल रहे हैं, सही बोल रहा हूँ, लेकिन हम अब लेते किस पे, मेजर किस पे करते हैं, कमरे के ताप पर। समझ रहे हैं ना, कमरे के ताप पर कैसे मेजर करते हैं, जैसे देखिए, जो अभी हम जो कमरे में हैं, यहाँ का जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, कमरा का ताप। जो यहाँ का, जैसे हम यहाँ पर है ना, अभी किस ताप पे हैं, लगभग अभी ठंड का मौसम है तो 15 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन जब कमरे की ताप की बात आती है ना तो उसको क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड माना गया है। कितना माना गया है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस को कमरे का ताप माना गया है। इसी टेम्परेचर पे हम सारे को इस टेम्परेचर पर जो पदार्थ जिस अवस्था में दिखता है उसी अवस्था के रूप में उसको हम जानते हैं। जैसे कि हम लोहा को क्या बोलते हैं, लोहा ठोस पदार्थ है ना, किस टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन लोहा द्रव भी होता है। आप देखें भट्टी में लोहा को गर्म करते हैं तो क्या द्रव नहीं बनता है, लेकिन उस टाइम टेम्परेचर क्या होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, द्रव तो है ना भाई वो, यदि उससे और ज़्यादा उसको टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वो द्रव गैस बन जाएगा। समझ रहे हो। जैसे चलिए देखते हैं, पानी को देखते हैं। पानी क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि कमरे के ताप पर आप आराम से उसको पी सकते हैं, यानी कि द्रव अवस्था में वो पाया जाता है। अरे समझ में। लेकिन वही टेम्परेचर को कम कर दी जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे ला के रख दिया जाए उसको, किसको, पानी को, तो पानी क्या होगा, बर्फ बन जाएगा, यानी कि ठोस अवस्था में वो चला जाएगा। अरे समझ में। यदि उसी पानी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म किया जाए, कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म किया जाए तो पानी क्या होगा, उबलने लगेगा, और उससे वो क्या, पानी क्या होगा, उबलते हुए अपना गैसीय अवस्था में बदलने लगेगा, यानी कि वाष्प बनने लगेगा। वाष्प क्या होता है, जब पानी को हम गर्म करते हैं ना, भाप बन के उड़ जाता है। भाप सुने हो ना, उस भाप को क्या बोलते हैं, वाष्प। कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कोई भी पदार्थ तीनों अवस्था में पाया जाता है। अपवाद है इसमें, बताऊंगा बाद में। अपवाद मतलब कुछ ऐसे ही पदार्थ है जो तीनों अवस्था में नहीं पाए जाते, यानी कि उसको हम ला ही नहीं सकते चाहे कोई भी टेम्परेचर दें।
ठीक है ना। लेकिन अभी हम क्या बोलेंगे, जितने भी पदार्थ हैं सारे 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। आ रहा है समझ में। अब देखिए कौन कौन सा बोला मैं, ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए द्रव्यनांक, द्रव्यनांक क्या होता है। ठोस से द्रव कब बनेगा, द्रव से गैस कब बनेगा। यदि मान के चलिए कमरे के ताप पर कोई ठोस है तो उसको द्रव बनने के लिए उसमें क्या करते हैं, हीट देते हैं, यानी कि उसको गर्म करते हैं ना। जैसे लोहा ही ले लेते हैं, लोहा को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो फिर क्या बनेगा, वो द्रव बनेगा। उस लोहे को फिर और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। अरे समझ में। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब गर्म करते हैं तो ये द्रव बन जाता है। इसका कारण यह है कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा, बताए थे ना अभी पिछली स्लाइड में बताए थे, ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि अपने जगह पे जो कंपन करती है उसकी कंपन की स्पीड बढ़ती जाती है। जितना हम गर्म करते जाएंगे उसमें उष्मा देते जाएंगे, कंपन की स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा होगा उसकी कणों की कंपन की गति इतनी हो जाएगी जितनी कि द्रव की होती है, जो कि एक दूसरे के साथ फिसल सके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो द्रव बन जाएगा। फिर यदि उसी द्रव में और ज़्यादा ऊर्जा देंगे, और ज़्यादा हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो फिर वो क्या होगा, उसका जो कंपन करने का स्पीड क्या और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो इतनी ज़्यादा चली जाएगी कि वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएगा। यानी कि एक कण दूसरे कण को जो पकड़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। जब वो स्वतंत्र हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, गैस। अरे समझ में। तो कहने का मतलब है ठोस को गर्म करके द्रव बना सकते हैं, द्रव को गर्म करके गैस बना सकते हैं। लेकिन सभी पदार्थ के लिए गर्म करने की क्वांटिटी यानी कि टेम्परेचर अलग अलग है। लोहे के लिए कितना है, 3500 डिग्री सेल्सियस है। वही पानी को हम गैस बनना चाहे तो मात्र 100 डिग्री सेल्सियस। आ रहा समझ में ना। सबका अपना अपना वो है, प्रकृति है, गुण है। ठीक है ना, किसका, पदार्थ का। आ रहा समझ में, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं द्रव्यनांक। द्रव्यनांक किसको बोलेंगे, ऐसा ताप का पॉइंट, यानी कि ऐसा पॉइंट जब हम किसी ठोस को द्रव में बदलते हैं वो क्या होता है, द्रव्यनांक। जब हम द्रव से गैस की ओर जाते हैं, गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्वथनांक। इसको आगे डिटेल्स में जब द्रव की क्या बोलता हूँ, गुण बताऊंगा ना द्रव के विषय में। अभी तो ठोस के विषय में बता रहा हूँ, ठोस का गुण। बस अभी आपको मोटे तौर पे मैं आपको बेसिक का घुट पिला रहा हूँ जो कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ तक आपको, हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, साइंस भाई क्या है, समझने की चीज़ है। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी बातों को समझा के बता रहा हूँ। शायद आपको समझ में भी आ गया होगा कि कोई ठोस द्रव क्यों बनता है और द्रव से गैस कैसे बनता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आगे। गुण, ठोस पदार्थों में अंतराणुक स्थान बहुत कम और अंतराणुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होने के कारण इसकी आकृति और आयतन निश्चित होती है। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि ठोस का जो ना आकृति होता है और आयतन होता है, निश्चित होता है। पहले भी बता रखे हैं बेसिक में भी, अभी भी बता रहे हैं। ठीक है, इसकी आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकृति क्या होता है, जैसा रहेगा ना वैसे दिखेगा। जैसे ये है ना, ऐसे रहेगा, कहीं भी रख देंगे ना तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आयतन भी क्या होगा, जितना इसमें क्या बोलते हैं, कैपेसिटी होगी अपने अंदर समाने की, उसको आयतन बोलते हैं, बताए थे ना। वो भी क्या होगा, निश्चित होगा। किसका, ठोस का। वो क्यों होता है, इसलिए कि उसका जो अंतराणुक स्थान रहता है ना बहुत कम होता है और आकर्षण बल खींच के रखता है, जिससे कि एक दूसरे को हटने नहीं देता। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक है, उसकी आकृति और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। इन्हीं कारणों से यह कठोर भी होता है। देखिए कठोर है ना, और दृढ़ होता है। दृढ़ क्या होता है पता है, जैसे कि कहीं रहेगा ना अपना दृढ़ रहेगा, यानी कि जैसे कहीं हम रख दिए तो क्या दृढ़ रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, इधर उधर बहेगा नहीं। ठीक है, इन्हीं कारणों से, किस कारणों से, अंतराणुक स्थान बल बहुत कम होता है, पकड़ के खींच के रखता है सटा के। और दूसरा आकर्षण बल भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है इसके बीच में, कणों के बीच में।
जिससे क्या होता है, ये कठोर और दृढ़ होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, उच्च, मतलब ज़्यादा होता है। क्यों? कि इसमें होता है ना, कण आपस में जकड़ के रखता है। घनत्व क्या होता है, घना, बताए थे ना, यानी कि इकाई आयतन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम वो क्या करते हैं, उसका कण समा सके। कब समाएगा, जब एक दूसरे को कस के खींच के रखेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके अंतरानु का आकर्षण बल क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, तो एक दूसरे को पकड़ के खींच के रख रहा है, तो क्या होगा, इसका घनत्व इकाई आयतन में ज़्यादा द्रव्यमान होगा। सारा बेसिक में कवर कर रखा हूँ, ठीक है ना, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि आप उसको ध्यान में नहीं तो फिर से क्लास देख सकते हैं, फिर अपना नोटबुक देख के रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है, क्यों होता है बता दिया। अब देखिए, ठोस पदार्थों में अंतरानुक बल इतना मजबूत होता है कि इसे तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। बोले थे ना, अभी जस्ट समझाया था मैं, ठोस पदार्थ में अंतरानुक आकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है ना, इसको तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊष्मा, इन सभी पदार्थ का अपना अपना पर्याप्त ऊष्मा होता है, उतना देंगे तभी वो टूटेगा। जिससे ठोस पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, कमरे के ताप से अधिक होता है। अभी मैंने क्या बताया था, 20 डिग्री सेल्सियस पर जो पदार्थ हमको इस तरह से दिखेगा ठोस अवस्था में, उसको क्या बोलेंगे, ठोस। यानी कि अब इसको द्रव बनाने के लिए क्या चाहिए, कमरे के ताप से ज़्यादा ताप चाहिए, यानी अभी से ज़्यादा ताप चाहिए ना। 20 डिग्री सेल्सियस पे ठोस है, अब चाहे ये 100 डिग्री सेल्सियस पे द्रव बने या 3500 डिग्री सेल्सियस पे लोहा की तरह द्रव बने, अरे समझ में, या 200 डिग्री सेल्सियस पे बने, कमरे के ताप से ज़्यादा ही ताप चाहिए, क्या बनने के लिए, द्रव बनने के लिए। ठीक है, और क्वथनांक क्या होता है, द्रवनांक यही हुआ ना, द्रव बनने के लिए, क्वथनांक मतलब उड़ने के लिए, गैस अवस्था में जाने के लिए, उसमें और ज़्यादा हीट देंगे। तो कहने का मतलब है, कोई भी ठोस को यदि हम द्रवनांक और क्वथनांक अगर उसके लिए चाहिए तो क्या होगा, कमरे के ताप से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, देखिए अभी तक जो मैं चल रहा था, बहुत लोग का कमेंट था कि आप जो पढ़ा रहे हैं ना बिल्कुल थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली आप उस टाइम स्टार्ट किए थे, इसलिए मैं आप एक एक करके छोटी छोटी बातों को समझा रहे थे, जिससे आपको लग रहा था स्लो। ठीक है, लेकिन अब जो चलेगा थोड़ा सा जो चलना चाहिए क्लास एक सही स्पीड में, लिमिट मात्रा में, वैसे चलेगा। ठीक है ना, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, बस मतलब ये रखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो समझ पा रहे हैं क्लियर रूप से, अच्छी तरह से। ठीक है ना, यदि आप अच्छी तरह समझ रहे हैं इसका मतलब मेरा मेहनत सफल है। यदि आप नहीं समझ रहे हैं फिर मैं बेकार का बकबक कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 3 और कुछ पॉइंट है, मैं उसको लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। तो चलिए देखते हैं चौथा गुण। ठीक है, ठोस पदार्थ में यदि आपको इसमें कहा जाए क्या किसी भी ठोस को दबाकर क्या उसके आयतन को घटाया जा सकता है, क्यों नहीं घटाया जा सकता है, आपस में खुद ही है ना कस कस के पकड़ा हुआ था, उसके जो कणों के बीच आकर्षण बल होता है एक दूसरे को कस के जकड़ के रखता था। अब कितना दबेगा वो, दबता भी है तो मामूली सा दबता है, नहीं दबेगा, बिल्कुल नहीं दबेगा। जो दबेगा भी तो बहुत बहुत ज़्यादा दाब डालेंगे, मामूली सा दबेगा, यानी कि नहीं के बराबर। ठीक है, देखिए क्यों नहीं दबता है, ठोस पदार्थ में अंतरानुक स्थान इतना कम होता है, उसकी जगह खाली जगह, उसके जो कणों के बीच में जो खाली जगह होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि पहले ही वो एक दूसरे को कस के खींचा होता है, जिससे अंतरानुक यानी कि खाली जगह क्या होता है, बिल्कुल ही नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। कि उस पर दाब बढ़ाकर या घटाकर उनके आयतन को, यानी कि दाब बढ़ाकर, यदि दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयतन घटना चाहिए, या फिर घटाकर, जब दाब घटाएंगे तो क्या होगा, यानी कि हटाएंगे तो फैलना चाहिए। तो उनके आयतन को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा, 5वां देखते हैं। ठोस पदार्थ में किसकी होती है, बहाव की प्रकृति नहीं होती है। ठोस पदार्थ क्या पानी की तरफ बहता है, नहीं बहता, ये तो क्लियर है। क्यों, वही है, सबका 2 ही कारण है ना होता है। एक हमारे तरफ ले दवा था, कौन सा, वेदना विनाश, हर दर्द की दवा, कुछ भी हो वही दवाई दीजिए। ठीक है, पुड़िया में आता था, फाँक लीजिए, पानी डाल लीजिए और सारा दर्द दूर। इसमें जो 2 ही चीज़ें ना काम कर रहा है हमेशा, अंतरानुक स्थान और अंतरानुक आकर्षण बल। ठीक है, उसी के आधार पे सारे को
क्या बोलते हैं, डिफाइन किया गया है लगभग। तो क्या था, ठोस पदार्थों में भावों की प्रकृति नहीं होती, क्यों? उसके अणुओं के क्या बोलते हैं, अणुओं यानी कि कणों के बीच अंतराणु का घर्षण बल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है, जिससे वो बह नहीं पाता। फिर उसी तरह से ठोस पदार्थों को गर्म या ठंडा करने पर इसका प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। जैसे कोई ठोस पदार्थ है, उसको जब गर्म करेंगे ना, उसका जो प्रसार यानी कि फैलना क्या होता है, बहुत कम होता है। वो तो थोड़ा सा फैलेगा ही फैलेगा, क्यों? उसके कणों क्या होता है, कंपन ज़्यादा हो जाता है अपने जगह पे, तो थोड़ा सा क्या होता है, फैल जाता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। और उसका संकुचन भी क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे कि हम ठंडा करेंगे तो उसका जो कणों का जो क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा था यानी कंपन था, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा संकुचित हो जाएगा, लेकिन कितना होता है, बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे यानी कि 10,000 डिग्री सेल्सियस, तब तो फैलवे करेगा, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब एक लिमिट की बात कर रहे हैं हम, जो जनरली हम यूज करते हैं, तो उस अनुसार यदि बोला जाए तो इसका प्रसार या संकुचन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब देखिए ऊर्ध्वपातन, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। ऊर्ध्वपातन समझते हैं। अभी मैं आपको कुछ देर पहले बताया था ना कि जितने भी पदार्थ हैं सारे को अगर हम गर्म करेंगे तो पहले क्या बनेगा, यदि कोई ठोस है, क्या है, ठोस है, इसको हम गर्म किए तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। आ रहा है समझ में? द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, जितने भी पदार्थ हैं। लेकिन मैंने बताया था एक अपवाद भी है, जब इधर से इसको ठंडा करेंगे द्रव को तो क्या बनेगा, ठंडा करने के बाद ठोस, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव। उल्टा चलता है, ठोस को गर्म करेंगे द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करेंगे गैस बनेगा, गैस को ठंडा करेंगे द्रव बनेगा, फिर द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस बनेगा। अब देखें लोहा को जब कभी देखे होंगे गरमाते हुए लोहा की भट्टी में, जो कि हमारे मोटरसाइकिल के पार्ट पुर्जे जो भी सामान है लोहा का बनता है, पहले उसको पिघलाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, पिघलाने के बाद उसको किसी खांचा में डाला जाता है। जैसे उसको खांचा में डालते हैं, कुछ देर तुरंत जम जाता है, क्यों, ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसको हीट नहीं मिलता रहता, ठीक है। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, द्रव, ठोस द्रव बने द्रव से गैस में। अब देखिए ऊर्ध्वपातन, एक अपवाद मैंने बताया था। अपवाद क्या था कि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, क्या है, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसे अगर हम गर्म करेंगे ना तो वो द्रव नहीं बनेगा, सीधा क्या बन जाएगा, गैस। क्या बन जाएगा, सीधा गैस। यदि क्या करने के बाद, गर्म करने के बाद, ठीक है। यदि उसको ठंडा करेंगे, फिर से इसको नोट कर लीजिएगा, जैसे मैं डायग्राम बना रखा हूँ ना, नोट कर लेना है। यदि उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, बिना द्रव बने क्या बन जाएगा, ठोस। उसी को लंबे चौड़े में लिखा गया है, ठीक है। वह इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। जब हम ठोस को गर्म किए बिना द्रव बने क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। और गैस को बिना, जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो बिना द्रव बने क्या हो जाता है, ठोस बन जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदले हुए, यानी कि द्रव में नहीं बदलता है, वो सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। वाष्प मतलब गैस, वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। और उस वाष्प को ठंडा करने पर, उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में बदले, जब वो बिना द्रव में बदले क्या बन जाता है, सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यदि आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लीजिए, काम आपका कंप्लीट है। मैं आपको पहले बता रखा हूँ ना, ये समझने की चीज़ है, ठीक है ना। तो अब इसको रटने की जरूरत नहीं, मैं बस एक आपके रेफरेंस के लिए लिखा दिया हूँ कि कभी लंबे टाइम के बाद, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं बराबर रिवीजन नहीं करता है, लंबे टाइम के बाद उसको पढ़ना हो, एक बार पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन डायग्राम को बिल्कुल समझना है, इसको नोट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि अगर जिसको ठोस गर्म करेंगे सीधा गैस बन जाता है। तो कौन है इसका उदाहरण, उदाहरण कपूर है। क्या है, कपूर का नाम सुने हैं,
जिसको कि ना आरती लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें कुछ पान डाल देते, पान का पत्ता रखते हैं पहले एक प्लेट में, उसके ऊपर क्या रखते हैं, कपूर डालते हैं, कपूर का कुछ टुकड़ा, फिर माचिस से कैसे जलाते हैं, उसमें लेते फिर ऐसे बोलते हैं ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। समझ में आ रहा है ना? वो क्या है, वो कपूर होता है ना, चौकुट्ठा टाइप का होता है, कुछ ढेलवा कपूर होता है, कुछ नहीं चुर टाइप का होता है। उसमें सीधा आप क्या बोलते हैं, सलाई से डालिएगा ना, क्या होता है, जल जाता है वो, यानी कि उसको आग लगाइएगा तो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कपूर। अब दूसरा देखिए, एक देखे होंगे आप नेप्थलीन। नेप्थलीन का नाम सुने? कपूर क्या है ना, इसको गर्म कीजिएगा ना, इसको गर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ता, हवा में ऐसे छोड़ दीजिएगा ना, थोड़ा सा गर्मी रहेगा, गर्मी का मौसम रहेगा तो ऐसे सीधा गैस बन जाता है, यानी उड़ जाता है, ठीक है, द्रव नहीं बनता। अब नेप्थलीन, एक नेप्थलीन होता है, देखें आप, नेप्थलीन की गोली आती है, जो कि अपना एटैची होता है ना, एक क्या प्लास्टिक का होता है, उसमें जब कपड़ा समेट के रखते हैं, कोच के, सोचते हैं कि बदबू मारने लगेगा, तो आप क्या करते हैं, तो नेप्थलीन की गोली उसमें डाल के रख देते हैं, जिससे क्या होता है आपका कि कपड़ा जल्दी ख़राब नहीं होता, बदबू नहीं मारता, ठीक है। नहीं तो आप देखिएगा बिना नेप्थलीन की गोली डाले कि ठंडे कपड़े को है ना, इस सीजन में जब ठंडा खत्म हो जाएगा डाल दीजिएगा, दूसरे सीजन में निकालिएगा, इतना अच्छा खुशबू खुशबू नहीं, उसको बदबू बोलते हैं, इतना अच्छा बदबू मारेगा ना, आपका नाक जो है ना संठिया देगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, नेप्थलीन की गोली होती है। उसके बाद क्या था, एक शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बहुत ज़्यादा ठंड करते हैं तो बिना द्रव बने सीधा क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में चला जाता है, ठीक है। यदि उस ठोस अवस्था को, यानी कि उस शुष्क बर्फ को फिर हम क्या बोलते हैं, गर्म करेंगे थोड़ा सा, तो सीधा क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम। तो उस प्रक्रिया, ये सब किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, इसमें जो होती है वो आता है ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। चाहे हम ठोस से डायरेक्ट गैस बनाए या गैस से सीधा ठोस बनाए, वो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। इसके अलावा भी बहुत है, नौसादर है, क्या है, नौसादर। और आपको पता होना चाहिए, शुष्क बर्फ पूछा जाता है, क्या पता है कि शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को। आप खुद ही बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड कमरे के तापमान पर क्या होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। वो ठोस कब बनेगा, जब उसको हम ठंडा करेंगे, ठीक है। जब उसको हम ठंडा करते हैं बहुत ज़्यादा, तब जाके क्या बनता है, वो ठोस अवस्था में आता है। यदि उसी गैस को फिर हम क्या बोलें, गर्म करेंगे तो क्या होगा, और ठोस अवस्था हो तो फिर क्या हो जाएगा, कमरे के तापमान हम खुला छोड़ देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। आप देखें फिल्मों में, जैसे कि देखते होंगे कि कभी आप देखे होंगे इंद्र भगवान, जब वो लोग रहते हैं ना, ताकि देवता लोग जो रहते हैं बादलों में, जो बादल बनाया जाता है, उसी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है बगल में, वो बस ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है। जब खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा, पूरा एकदम से जो है ना धुआं हो जाता है। क्यों, वो अपना गैसीय अवस्था में आना शुरू हो जाता है। तो एकाएक जो धुआं पूरा निकलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या होता है, पूरा माहौल लगता है कि मैं बादल में तैर रहा हूँ। तो ठीक है, तो आज यहाँ तक था। आपका यहाँ पर ठोस का गुण खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपका जो ये जो हमारे परिवेश के पदार्थ थे, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा, ठीक है ना। यानी कि और आपका एक क्लास बचा, इसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो चलिए आज यहीं तक।